Good evening everyone. Welcome you all to this new video of our ongoing series of chapter number 17 President from लक्ष्मीकांत book. हमने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ ली थी प्रेसिडेंट की. अब हम पढ़ने वाले हैं मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर्स एंड डिप्लोमेटिक पावर्स, और जुडिशरी पावर भी हमने पढ़ ली थी उसके अंदर. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स से. सो डिप्लोमेटिक पावर्स में हमें दे रखा है द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. हमारी इंडिया से कोई भी बाहर जाए, ठीक है, कोई भी ट्रीटी ले, कुछ भी हो, वो किसके बिहाफ में ली जाएंगी? वो हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ में ली जाएंगी. ठीक है, इंटरनेशनली कुछ भी कोई काम होगा. दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. हाँ, पार्लियामेंट से अप्रूवल तो होनी चाहिए. गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियली कोई ट्रीटी जा रही है, कुछ एग्रीमेंट हो रहा है और पार्लियामेंट में उससे अप्रूवल दी, तो वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में चली जाएगी. He represents India in international forums and affairs and sends receives diplomats like ambassadors, high commissioners and so on. हमारी इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी जो मतलब अब जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, ठीक है, तो अमेरिका दिख जाएगा हमें. फिर अमेरिका के यूएसए में हमें सबसे ज़्यादा पहले कौन दिखेंगे? जॉन बाइडेन. ठीक, तो उनके प्रेसिडेंट की हमें फ़ोटो दिख रही है. तो जैसे ही हमारी इंडिया के बारे में अगर किसी इंटरनेशनली कोई बात हो रही है, तो हमारे प्रेसिडेंट एक लीडिंग हेड होंगे. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है? पीएम है. ठीक है, तो इंटरनेशनली और प्रैक्टिकली अगर हम देखें रियल लाइफ में, तो पीएम को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. बट हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि डिप्लोमेटिक पावर है, फॉरेन पावर है, इंटरनेशनली पावर प्रेसिडेंट के पास है, कि जितनी भी ट्रीटीज़ होंगी या फिर इंडिया को इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो इंडिया के बिहाफ में प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, तो ये बात होगी हमारी डिप्लोमेटिक पावर्स की. अब हम बात करते हैं मिलिट्री पावर्स. तो इसमें कुछ याद नहीं लिख रहा, इतना ही रख रहे हैं. ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द इंडिया. कौन से फोर्सेस का? डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया के वो सुप्रीम कमांडर है. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इमरजेंसी पावर्स में. ये सारी इमरजेंसी पावर्स एकदम ब्रीफ व्यू में हम अगली आने वाली वीडियोस में पढ़ लेंगे. इन जो इमरजेंसीज हैं 3 तरह की होती हैं. हाँ, फिलहाल आप इनके नाम याद रख सकते हो और इनके आर्टिकल्स याद रख सकते हो. आगे हम जब पढ़ेंगे कि भाई जैसे हमारे इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, नेशनल इमरजेंसी, वो क्यों लगाई थी, वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे. अब हम मूव करते हैं वीटो पावर्स की तरफ. वीटो पावर्स का मतलब एक स्पेशल पावर्स. ठीक है, अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ ही रिसीव्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. व्हेन सच अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, ही हैज़ 3 अल्टरनेटिव्स अंडर आर्टिकल नंबर 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमने जब लॉ मेकिंग प्रोसीजर पढ़ा था इन आवर प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने क्या देखा कि लोकसभा, राज्यसभा और फिर लास्ट में किसके पास आता है? प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट के पास एक ऐसी पावर है आर्टिकल 111 में कि या तो वो एसेंट दे सकता है या नहीं दे सकता है, या रिकन्सिडर करने के लिए भेज सकता है, और नहीं देने का मतलब पॉकेट वीटो में रख सकता है उसके पास. तो उसके पास जो 3 अल्टरनेटिव पावर्स हैं, वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 111 में. फर्स्ट इज ही में गिव हिज असेंट, ही में विथहोल्ड हिज असेंट, और ही में रिटर्न द बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन. अब हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. So, thus the president has veto power over the bills passed by the parliament. There, he can withhold his assent to the bills. The object of conferring this power on the president is twofold: to prevent hasty and ill-considered. ये कुछ नहीं है. ओके, अब हम नेक्स्ट हमारे फर्स्ट वीटो से स्टार्ट करते हैं. दैट इज एब्सोल्यूट वीटो. एब्सोल्यूट वीटो मतलब समाप्त कर देना, उस वीटो को रद्द कर देना. इट रेफर्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू withhold his assent to a bill passed by the parliament. The bill then ends and does not become an act. Usually this veto is exercised in 2 cases. इस वीटो के अंदर क्या करता है प्रेसिडेंट? withhold his assent. अपनी जो अप्रूवल है उस पर कोई भी वो एक्शंस नहीं लेता है, उसे वहीं समाप्त कर देता है, उसे वहीं एंड कर देता है कि नो
हम इतना ही करेंगे, इसमें हम कुछ एक्ट नहीं करने चाहते, उसमें हम ना अप्रूवल देना चाहते या फिर ना ही हम इसे इग्नोर करना चाहते, हमारी तरफ से सीधा ना है इस बिल पर ऐसा प्रेसिडेंट कर कब सकता है? तो 2 पावर्स है, 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। अब वो कंडीशंस हमें याद रखनी है। अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाया है, बिल्स इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, अगर कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया है जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर बट ही इज़ अ प्राइवेट मेंबर ऑफ दैट पार्लियामेंट, अगर वो चाहता है कि हाँ कुछ होना चाहिए, अगर वो लाया बिल, तो उस कंडीशन में एब्सोल्यूट वीटो यूज़ हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, with respect to the government bills, when the cabinet resigns after pass of the bills but before the assent by the president and the new cabinet advises the president not to give his assent to such bills, अगर सरकार है ही नहीं, अगर पूरी कैबिनेट रिज़ाइन हो जाती है और नई कैबिनेट बनी नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? अपना एब्सोल्यूट वीटो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे है, इन 1954 प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद withheld his assent to the PEFCU association bill. The bill was passed by the parliament when the president rule was in operation in the state of PEPSU. But when the bill was presented to the president for his assent, the president rule was revoked. Again in 1991, President R.K. Venkatraman withheld his assent to the Salary, Allowances and Pension of Member of Parliament Amendment Bill. The bill was passed by the Parliament on the last day before dissolution of Lok Sabha without obtaining the previous recommendation of the President. ओके, तो ये हमने देखा PEPSU अप्रोप्रिएशन बिल। तो इस बिल को समझने के लिए हम एक डेटा की तरफ चलते हैं। पेप्सू की पहले फुल फॉर्म समझिए। पेप्सू का मतलब होता है पटियाला एंड द ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। द पटियाला एंड द ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन वाज अ स्टेट ऑफ इंडिया यूनाइटिंग 8 प्रिंसेस स्टेट बिटवीन 1948 टू 1956। ये बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया गया था। क्यों लाया गया था? कि ये जो 8 प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको मर्ज किया जाए पंजाब के साथ। द कैपिटल एंड द प्रिंसली स्टेट वॉज पटियाला। ये जो पूरी कैपिटल थी, उस जो यूनियन था इन सब स्टेट्स का, प्रिंसली स्टेट्स का, उसे हम पटियाला बोलते हैं। और ईस्ट पंजाब को अगर उसके साथ मर्ज कर दे तो उसे हम पेप्सू बोलते हैं। द स्टेट कवर्ड इन इंडिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें याद नहीं रखनी, ठीक है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि ये पेप्सू था क्या, ठीक है। फिर आगे क्या देखा, द असेंबली वॉज डिसॉल्व्ड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद एंड अंडर आर्टिकल नंबर 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कह रहे, जो राजेंद्र प्रसाद हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस पेप्सू वाले एरिया के अंदर अंडर आर्टिकल नंबर 356 से अपना प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। पर जब यह बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया गया कि इन स्टेट्स को, जो ईस्ट पंजाब है, जो पटियाला है, उसे हमें पंजाब में मर्ज करना है, तो उस टाइम राजेंद्र प्रसाद ने अपना इस जो प्रेसिडेंट रूल है उसको रिवोक कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया था, और फिर ये बिल पास हुआ, ठीक है। फिर आगे हमने क्या देखा, ऑन 1 नवंबर 1956 पेप्सू वॉज मर्ज्ड इनटू पंजाब स्टेट। तो फिर इस स्टेट को, पंजाब स्टेट में पेप्सू को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सस्पेंसिव वीटो की तरफ। व्हेन द प्रेसिडेंट रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये हमने उस टाइम भी देखा था कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस बिल के अंदर कुछ चेंजेस करने, तो वो बिल वह पार्लियामेंट में वापस रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है कि भाई ये जो मैंने चेंजेस बताई ये वापस करो। अब वो लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर डिपेंड है कि वो चेंजेस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अमेंडमेंट। पॉलिटिक्स की भाषा में हमें अमेंडमेंट ही यूज़ करना है। तो वो उन अमेंडमेंट को चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, वो इन पे डिपेंड है। और अगर पार्लियामेंट के या फिर लोकसभा और राज्यसभा ने उस बिल को वापस भेज दिया,
उस रिकंसिडर हुए बिल को वापस किसके पास भेज दिया, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट साइन करनी ही पड़ेगी। तो सस्पेंसिव वीटो एक बार यूज़ कर दिया तो मतलब इतना ज़्यादा ये पावरफुल वीटो नहीं है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। द प्रेसिडेंट डज नॉट पोजेस दिस वीटो इन द केस ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स के टाइम ये प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव हिज असेंट to a money bill or withhold his assent to a money bill but cannot return it for reconsideration of the parliament। या तो सीधा सीधा पास कर दो या पास करो मत, ठीक है, पर रिकंसिडर करने के लिए नहीं भेज सकते। तो क्वेश्चन आ सकते हैं, कैन सस्पेंसिव वीटो बी यूज इन द मनी बिल? सो नो इज द आंसर। हम नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉकेट वीटो की तरफ। पॉकेट वीटो से पहले हमारे पास क्वालिफाइड वीटो आता है, जो एक इंडियन वीटो नहीं है। ये सिर्फ कहाँ यूज़ होता है, ये यूएसए में यूज़ होगा फॉर द यूएस प्रेसिडेंट। अब हम चलते हैं सस्पेंसिव पॉकेट वीटो की तरफ। द प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाइज नो रिजेक्ट्स नो ट्री बट सिंपली कीप्स बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनिट पीरियड। अनलिमिटेड टाइम की, मान लो बिल आया प्रेसिडेंट के पास, अब वो बिल प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, पर वो अपनी पार्टी को नाराज़ भी नहीं करना चाहता और रिकंसिडर करने के लिए भेजा, तो वो वापस उसे साइन भी करना पड़ेगा। तो उसे साइन भी नहीं करना और पार्टी को नाराज़ भी नहीं करना, तो क्या करेगा, उस बिल को क्या कर देगा, वो इग्नोर कर देगा। फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम? इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट की सबसे पावरफुल पावर है। जब उसे कोई बिल अच्छा नहीं लगे तो वो इग्नोर कर दे, मतलब वो अपने पॉकेट में रख लो और उस पर ध्यान ही मत दो, और कितने समय तक वो बता नहीं रखा। तो इस चीज़ में पॉकेट वीटो यूज़ हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या पॉकेट वीटो यूज़ हुआ है कभी? तो येस, ऑब्वियसली 1986 में प्रेसिडेंट यानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो यूज़ किया था फॉर द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। इस बिल के लिए अगेंस्ट राजीव गांधी गवर्नमेंट, इस चीज़ में इसे यूज़ किया। तो हमें डेट याद रखनी है, हु वाज द प्रेसिडेंट, और राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम, और इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। It should be noted here that the President has no veto power in respect of a constitutional amendment bill. The 24th Constitutional Amendment Act of 1971 made it obligatory for the President to give his assent to the Constitution Amendment Bill. जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ हमें अमेंडमेंट करना हो, ठीक है, बिल्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ हमें अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस करने हो, तब प्रेसिडेंट को उस टाइम अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का जो प्रोसीजर है वो वैसे ही बहुत ही खतरनाक वाला है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की परमिशन चाहिए होती है विथ अ सिंपल एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी। अंडरस्टैंडिंग? सो प्रेसिडेंट की एसेंट उस टाइम जरूरी है, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दे रखा है? दिस इज गिवन इन द 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, ठीक है, ओके। अब हम जो ये अगला है, ये कुछ इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन बिल इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर प्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट, आर्टिकल नंबर 200 सेम जैसे प्रेसिडेंट है वैसा का वैसा 2 कॉपी गवर्नर है, बस आर्टिकल चेंज है। गवर्नर के पास अगर बिल रखती है विधानसभा या फिर बोल सकते हैं असेंबली, तब उसके अंडर आर्टिकल नंबर 200, और प्रेसिडेंट के पास कौन सा आर्टिकल था? 111 एंड इट्स 200। ही में गिव हिज असेंट, विथहोल्ड हिज असेंट, रिकंसिडर, और ही में रिजर्व द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ही में रिजर्व द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए वो उस बिल को टाइम लेग में रख सकता है, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है उसे, तो वो भाई बोल दे कि नहीं पहले मुझे प्रेसिडेंट से अप्रूवल चाहिए, तो वो उस टाइम उस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा उठाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बाय द गवर्नर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एट अ ग्लैंस, ओके।
विथ रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो 3 हो गए बिल्स हमारे पास। तो मनी बिल्स के दौरान सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेशन, ओके। सो जब ऑर्डिनरी बिल हो तो प्रेसिडेंट उसको रेटिफाई कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, ये आप देख लेना बाद। अब प्रेसिडेंट हैज़ 3 अल्टरनेटिव्स अंदर आर्टिकल नंबर 201। ये वही बात दोबारा बता रखी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, कुछ भी। अब हम अगले वीडियो में ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो डिप्लोमेटिक पावर्स पढ़ ली थी, मिलिट्री पावर और इमरजेंसी पावर्स, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और वीटो पावर हमने पढ़ ली है। टिल दैट, थैंक यू, एंजॉय द वीडियो।